तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर को लिखा है, मैं उस चैप्टर से जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई, मैं इस वीडियो में आपको बिना रटे, बिना आपको लिखे, यानी बिना आपको रटे और लिखे, मैं इस वीडियो में याद कराने का आपसे वादा करता हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेता है ना, तो आपको इसी वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहीं पे याद कराकर जाने देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताने की प्रयास करता हूँ। चलिए, जैसे कि 1 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी में होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या समझते, यानी सहमत है? तो देखिए मेरे भाई, यही कहने का इस क्वेश्चन का तात्पर्य है। इसका उत्तर क्या होगा देखिएगा। देखिए, संधि की वार्ता कुंती और गंधारी से अगर होती तो बिल्कुल यह बात है कि महाभारत ना होती। तो देखिए ना, इसका उत्तर क्या लिखेंगे इस चैप्टर में, ठीक, यानी इस पाठ में, यानी अर्धनारीश्वर पाठ में। देखिए, इसका आंसर इसी तरह लिख देंगे कि अर्धनारीश्वर पाठ में रामधारी सिंह दिनकर ने नारियों को प्रेम, प्यारी और मायारी का आज्ञा दी है। अगर किसी स्त्री में अगर प्रेम होगा, माया होगा और दया होगा तो क्या होगा? तो एकदम बात सही है कि वो महाभारत नहीं मचेगा। मेरे भाई, महाभारत कब मचता है? जब कोई व्यक्ति क्रोधित होगा तभी महाभारत रचता है। लेकिन स्त्री की यहाँ पे बात की गई है, कुंती और गंधारी। ये जो स्त्री थी, तो स्त्री में हम लोग जानते हैं कि प्रेम होता है, दया होता है। तो प्रेम जहाँ दया होगा तो बिल्कुल एकदम बात सच है मेरे भाई कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो वहाँ पे बिल्कुल सच बात है कि महाभारत नहीं मचेगा। यार, नहीं समझ में आया? देखिए, फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखिए ना, कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी से होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे कुंती और गंधारी इसलिए बताया गया है। जो कुंती थी वह एक प्रकार की स्त्री थी, गंधारी भी थी, वह एक प्रकार की स्त्री थी। और स्त्री के अंदर रामधारी सिंह को मानना है कि जो स्त्री होती है उनमें प्रेम होता है, उनमें दया होता है। अगर जिस स्त्री में दया प्रेम होगा तो एकदम बात सच है कि वो महाभारत नहीं मचेगा। अगर आप में प्रेम करने की व्यवहार है मेरे भाई, तो क्या आप कहीं भी लड़ाई कर लेंगे? नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्त्री की बात करता है तो स्त्री में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो स्त्री में बिल्कुल स्त्री जो होती है माया वाला होती है, प्रेम वाला होती है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि अगर कुंती और गंधारी होती, ठीक है, तो महाभारत न मचता। बिल्कुल सच है, क्योंकि स्त्रियों में जो होती है ना, वह गुस्सा करने की आदत नहीं होती है। इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपसे, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या सार्थकता है? ए भैया, अर्धनारीश्वर के का मतलब बोला? देखो, अर्धनारीश्वर कहे का मतलब है जेमे आधा गुण होके ना वो स्त्री के होके, और आधा गुण जो होके ना वो पुरुष के होके, ओकरे के हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है, देखिए ना, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। तो देखिए, इसका उत्तर का लिखेंगे, इसका आंसर का लिखेंगे। इसका उत्तर यही लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है कि पहले की जो स्त्री और पुरुष थे ना, वह एक समान थे। क्या थे? तो पहले के जो स्त्री और पुरुष थे वह एक समान थे। लेकिन आज की जो सार्थकता है यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोध करने लगा है। अगर कोई पुरुष स्त्री को गुण को क्या करना चाहता है, नहीं अपनाना चाहता है, और जो पुरुष होती है ना, वह जो पुरुष होते हैं वह स्त्री के गुण को नहीं मतलब अपनाना चाहता है, और जो स्त्री होती है ना
वह पुरुष के गुण को ही नहीं दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं ना, फिर एक बार और देख लेते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि पहले की जो जमाना था ना, उसमें नर और जो नर थे और जो पुरुष थे ना, वह देखिए उस समय जो स्त्री थे और जो पुरुष थे ना, वह एक समान थे। लेकिन आज की क्या है कि पुरुष अलग काम करने लगता है और नारी अलग काम करने लगती है। दोनों में मतभेद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बड़ा होने का अधिकार करते हैं। इसीलिए आज की सार्थकता यही है। इसीलिए तो मेरे भाई अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। ठीक है, अब चले आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे आपसे कहता है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे? तो देखिएगा, जो रविंद्रनाथ थे, प्रसाद थे और प्रेमचंद्र थे, इन तीनों का जो मतलब कहानी में था ना, उन्होंने स्त्रियों को, ठीक है, उन्होंने स्त्रियों को कभी भी नीच समझने की कोशिश किया है। ठीक है, जिसको जो दिनकर जी थे ना, उसी बात को लेकर असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट थे। कैसे? यह अपने कहानी में, रविंद्रनाथ जो थे, यह अपने कहानी में, प्रसाद ने अपने कहानी में और प्रेमचंद्र ने अपने कहानी में क्या किया है? तो जो स्त्री होती है ना, उसको नीच होने का अधिकार दिया है कि स्त्री जो होती है नीच होती है, इस तरह होती है, उस तरह होती है। लेकिन उन्होंने अच्छा राय नहीं दिया। इसी बात को लेकर जो दिनकर जी थे ना, वह क्या थे? तो वह असंतुष्ट थे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे कहते हैं कि 4 नंबर कहता है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ये भैया ये MVBI है का? बिल्कुल मेरे भाई, MVBI है, जो कि 2025 के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का पूछ दिया था। तो देखिए मेरे भाई, कहता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखिएगा, प्रवृत्ति मार्ग कहने का मतलब होगा, अगर कोई पुरुष किसी नारी के साथ शादी कर लेता है, यानी जिसे विवाह कहते हैं। विवाह कहने का मतलब, वह जब विवाह कर लेता है तो वह अपना जीवन एक होम यानी एक घर में क्या करता है? अपना जीवन उस स्त्री के साथ बिताना चाहते हैं। उसी मार्ग को मेरे भाई निवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन कोई भी औरत और कोई भी पुरुष अगर शादी कर लिया और शादी करने के बाद वह पुरुष उस औरत को ढकेल दिया, यानी उस औरत को छोड़ दिया, और वह पुरुष का हो गया संन्यास ले लिया, जैसे कि गौतम बुद्ध, अच्छा एग्जाम्पल है, गौतम बुद्ध भी उसी प्रकार के थे। ठीक है, तो वह जब संन्यास ले लिया, नारी को छोड़कर अपने आप को संन्यास लेना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निवृत्ति मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो निवृत्ति मार्ग कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझते हैं। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग कहने का मतलब हुआ, कोई भी आदमी है, औरत से शादी कर लिया और उस औरत को अपने घर में लाकर उसी के साथ अपना जीवन बिताया, अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपना पूरा जीवन बिताया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है, और जो पुरुष औरत से शादी किया और शादी करने के बाद उस औरत को अपने में नहीं मिलाया, उस औरत को छोड़ दिया, ढकेल दिया, उसको छोड़ दिया और अपने आप को एक संन्यास ले लिया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निवृत्ति मार्ग कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, यही बात बताया गया है। उसके बाद 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछता है? कहता है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? देखिएगा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो देखिए, बुद्ध जो थे ना और आनंद कौन थे? देखिए, आनंद थे ना एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने, बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि आनंद, मैंने जो यहाँ की शासन करने की जो अधिकार दिया था, अब यह 5 सहस्त्र वर्ष ही चलेगा, लेकिन अब यह जो शासन है ना, अब 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने जो थे ना, वह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा,
बुद्ध ने आनंद से यही बात कहा कि आनंद, मैंने जो शासन किया था वह 5 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने जो था वह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, यही बात जो था बुद्ध ने आनंद से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, अब चले आगे चलते हैं और आगे क्या कहता है यही बात समझेंगे। आगे कहता है कि स्त्री को अहेरनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है। ए भैया, अहेरनी, नागिन, जादूगरनी ये तो सब क्यों कहलाई औरत के, आखिर का है। तो देखा एक एग्जाम्पल बा, पुरुष इसलिए उस औरत को क्या कहता है, अहेरनी कहता है, नागिन कहता है, जादूगरनी कहता है। इसका कहने का पीछे का मंशा यही होता है कि जो पुरुष होता है ना, वह अपने गुण में स्त्री को गुण को मिलाने नहीं देता है। उस स्त्री को वह पुरुष क्या करता है, अपने से नीच समझता है। वह पुरुष को अपने से, जो पुरुष है ना, वह स्त्री जो होती है ना, उसको क्या करता है, अपने से नीच समझने की प्रयास करता है और अपने से नीच समझता है। इसीलिए उसे अहेरनी, नागिन, जादूगरनी कहकर क्या करता है, तो चिढ़ाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि पुरुष जो होता है ना, जो पुरुष होता है वह अपने गुण से स्त्री को गुण को क्या करता है, नीचे रखने की कोशिश करता है कि स्त्री हमारे गुण से आगे न जाए। इसीलिए पुरुष जो है ना, स्त्री को अहेरनी, जादूगरनी ये सब बातें जो हैं उसको कहती है। तो इसका पीछे का मंशा यही है। ठीक है, आगे चलिए। आगे आपसे कहता है नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुआ। मेरे भाई, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुआ। ध्यान से सुनिएगा। जो नारी की पराधीनता है उस समय से शुरू हुआ जब हमारे किसानों की विकास हुआ। जब यहाँ पे किसानों की विकास हुआ, जब हमारी खेती बाड़ी का करने की कार्य का जब विकास हुआ, तभी उसी समय नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। उसी समय प्रारंभ हो गया। कैसे हो गया, तो जब किसानी में जब कृषि का विकास हुआ ना, तो पुरुष जो थे ना वह घर से बाहर की कार्य करने लगे, और जो औरत थी ना वह क्या करती थी, यानी जो नारी थी ना, उसका कार्य यही था कि घर को कार्यों को संभालना। वो घर के कार्यों को संभालती थी, और जो पुरुष थे वह क्या करते हैं, वह बाहर के कार्यों को संभालते थे। तभी से वहीं से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई, यानी वहीं से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारे लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में याद हो ही गया होगा। अगर याद हो गया है मेरे भाई, तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए हैं तो वह कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।